नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ की गई टिप्पणी से बीएसपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने हजरतगंज में अंबेडकर प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए तथा उदित राज के पोस्टर पकड़े। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी का अपमान करने को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राहुल गांधी का अपमान करने को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और उदित राज को गिरफ्तार आज यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसलिए है कि कांग्रेस के नेता उदित राज ने कल बहन जी का अपमान किया और बहन जी को, आदरणीय बहन जी को धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि बहन जी का गला घोटने का वक्त आ गया है। बहन जी हमारी सर्वमान्य नेता हैं, बहुजन समाज के सर्वमान्य नेता हैं और एक बहुत बड़े संघर्ष को करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। आज सारा बहुजन समाज उनकी ओर प्रेरणा स्रोत की तरह देखता है। तो ऐसे में उदित राज जिसको हम जानते हैं कि वो हर वक्त ऐसे कमेंट करता रहता है और समय समय पर उसने ये भी कहा था पहले कि बहुजन समाज जब से जाग गया है तब से दिक्कत होने लगी है। अगर बहुजन समाज के जागने से उसको दिक्कत हो रही है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज उसको साइड में भेजने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। और जो हमको डराने की कोशिश उदित राज ने की है और इसमें अगर मंशा कांग्रेस की है तो कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी क्या मंशा है इसके अंदर में। क्या उदित राज ने कांग्रेस के समर्थन से ये बयान दिया है, राहुल गांधी जी के समर्थन से बयान दिया है या फिर अपना बयान दिया है? इस बात के लिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्यवाही से पहले विपक्षी समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। सपा के सदस्यों द्वारा महाकुंभ के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस ने करारा जवाब दिया है। मंत्री जेपीएस राठौर के मुताबिक विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए महाकुंभ के बहाने सत्र को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। हॉर्नबिल टीवी के जरिए मंत्री ने विपक्ष को लेकर और भी कई बातें कही हैं। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। जेपीएस राठौर जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आज सत्र का पहला दिन था, विपक्ष हंगामा कर रहा, लगातार महाकुंभ को लेकर हंगामा कर रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है हंगामा करना, लेकिन विपक्ष किस मुद्दे पर हंगामा कर रहा है ये नहीं बताते। विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई दिशा है। विपक्ष के पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई अपनी सोच है, ना नीति है। विपक्ष विरोध के नाम पर विरोध करना ये उचित नहीं है। राज्यपाल का भाषण सुनने के बाद उसमें से कमियां निकालते, बजट आए तो उसमें कमियां निकालो, उससे पहले ही अपना हंगामा शुरू कर देते हैं और कह के चल देते हैं। अरे भाई, जवाब भी तो सुनो। फिर विपक्ष आए और उसके बाद जवाब सुने वहाँ पर, और जवाब पूरी तरीके से उनको देने के लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो मतलब वैसे तो सत्ता पक्ष दूर दूर भागता था और सदन को जो है कहता कि ना चले, और यहाँ तो विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। तो यहाँ पर विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार विधानसभा का सदन है, जहाँ पर अपने जनता के हितों के मुद्दों को वो रख सकता है और सरकार से जवाब मांग सकता है। पता चला वही सदन को बाधित कर रहे हैं। तो जनता के हितों के जो मुद्दे वो उठा सकते हैं और वो जनता के अधिकारों को एक तरीके से हनन कर रहे हैं, उनको अधिकारों से वंचित करने का काम विपक्ष स्वयं में अव्यवस्था और मौतों के आंकड़े छुपाने की विपक्ष लगातार बात कर रहा है, क्या कहेंगे? जहाँ हजारों कैमरे लगे हों, जहाँ करोड़ों आंखें लगी हों, ऐसी जगह कौन सा आंकड़ा कौन छुपा सकता है, ये मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ। वहाँ पर क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई आंकड़ा कोई छुपा सकता है? वो कोई इतनी मतलब कोई कमरे के भीतर कोई
घटना होगी तो छुपाई भी जा सकती, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच में कोई घटना होगी उसमें कौन क्या छुपा सकता है। अभी तक आंकड़ों को लेकर ये कह रहे थे कि वहाँ पर लोग नहीं पहुँच रहे हैं, अब इसके बाद कह रहे हैं कि इतने लोग पहुँच गए, व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसका कुंभ की डेट और बढ़ा देनी चाहिए। तो विपक्ष अपने ही बातों को लगातार बदलता रहा है। साथ ही साथ कभी इन्होंने राम मंदिर पे कहा कि वहाँ पर वास्तु दोष है, तो ये कौन दूरबीन लगा के देख लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है, वो उस दूरबीन के बारे में हमें भी बताएं। और आप जेपीएस राठौर जी हैं जिनका साफ कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और यही वजह है कि प्रयागराज की घटना को देखकर वो लगातार हंगामा कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही से पहले महाकुंभ में हुई मौतों पर सरकार को सदन में शोक व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह बातें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत के दौरान कही है। विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सदन की कार्यवाही को 12 मार्च तक चलाने की मांग भी की है और साथ ही प्रयागराज में हुई मौतों को लेकर भी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आप ये विरोध कर रहे थे, आखिर किस बात का विरोध है? हम लोगों का विरोध ये है कि महाकुंभ में जिन लोगों की मौत हुई है उसका सरकार सही आंकड़ा दे। सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। इतनी बड़ा भगदड़ मच गई, ये कहते थे कि जो बड़ा स्नान होगा उसमें 4-5 करोड़ लोग आएंगे और उस 4-5 करोड़ लोगों को भगदड़ मची और कुल कहते मरे 30 लोग। तो हम लोगों की मांग है कि सही आंकड़ा दे और जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों का जो है 1 करोड़ रुपया सरकार मुआवजा देने का काम करे। भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी आप कह रहे थे पहला दिन था, कम से कम शोक सभा करनी चाहिए थी जो प्रयागराज में लोगों की जो डेथ हुई थी। आज विधानसभा का पहला दिन है, पूरे 25 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि आए थे। हमको उम्मीद थी कि महाकुंभ में जिन लोगों की मौत हुई है उसके लिए सरकार कम से कम 2 मिनट का मौन रखने का काम करेगी। सरकार ने वो भी नहीं किया। इससे स्पष्ट हो गया कि उन मौत के लिए भाजपा सरकार दोषी और जिम्मेदार है। इस मुद्दे उठाएंगे सदन में। हम लोग नियम 56 के अंतर्गत पहले कल जो है वो चर्चा की मांग कर लिए बात करेंगे कि महाकुंभ पर कम से कम 4 घंटे की सरकार चर्चा कराने का काम करे। और लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हमने रविदास मेहरोत्रा जी हैं जिनका साफ कहना है कि वो सदन से लेकर सड़क के जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठाएंगे। वीडियो विजय के साथ अनूप चौधरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे की खबरें। बजट सत्र से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पिछले 8 वर्षों में डबल इंजन बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के मानक स्थिति स्थापित किए हैं। आइए देखते हैं उनकी प्रेस वार्ता। भाग लेने के लिए आए हुए सभी माननीय सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। वर्ष का जो प्रारंभिक सत्र होता है यह राज्यों के अंदर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होती है। इसके अलावा वर्ष भर के लिए राज्य सरकार का बजट भी इसी सत्र के दौरान पारित होता है। अन्य विधायी कार्यों के साथ ही जनहित से जुड़े हुए, राज्य के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सदन में चर्चा होती है। आज विधानमंडल के कार्यवाही प्रारंभ होने
के साथ ही महामहिम राज्यपाल जी का महत्वपूर्ण अभिभाषण संवेद सदन को महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा अपने अभिभाषण के माध्यम से संबोधन होगा। इसके उपरांत कल से महामहिम राज्यपाल के भाषण पर सदन में चर्चा भी होगी। 20 फरवरी को वर्ष 2025-26 का उत्तर प्रदेश का सामान्य बजट सदन में प्रस्तुत होगा। सदन 18 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक के लिए प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम क्षण आए हैं जब इतने लंबे समय के लिए सदन आहूत किया गया हो, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। सदन चर्चा परिचर्चा का एक मंच बने। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले लगभग 8 वर्ष के अंदर जो प्रतिमान स्थापित किए हैं वह अभूतपूर्व है। उसकी झलक अभिभाषण के माध्यम से भी और सदन के अंदर चर्चा परिचर्चा के माध्यम से भी देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में आए हुए व्यापक बदलाव देश और दुनिया के द्वारा उत्तर प्रदेश को आकर्षण का केंद्र मानते हुए जो वर्तमान में स्थितियां दिखती हैं, स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय की एक नेपाली छात्रा की कथित आत्महत्या के बाद, जिसके बारे में आरोप है कि उसे तीसरे साल के मैकेनिकल इंजीनियर छात्र ने उत्पीड़ित किया था और विश्वविद्यालय में नेपाली अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर रोक लगाए जाने के खिलाफ नेपाली कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन ने काठमांडू में प्रदर्शन किया, न्याय की मांग की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और नेपाली छात्र के पिता ने मीडिया से कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द जारी होगी और उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय अधिकारियों से कल बातचीत की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिली है। अब उसके बारे में तो यहाँ का प्रशासन लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, नहीं तो वो क्या बोलेंगे देखेंगे। अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आएगा तो उसके बाद नहीं, बस इतना हम लोग को इतना तक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं हरासमेंट और इमोशनल ब्लैकमेलिंग ऐसा उसने सुसाइड किया है। बस हम लोग को इतना तक ही मालूम है, बाकी कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन आपकी बेटी पहले आपको बताया था? कुछ भी मालूम नहीं था। आप यूनिवर्सिटी के साथ कोई बात हुआ है? हाँ, कल हुआ था। तो यूनिवर्सिटी वाले क्या बोले? यूनिवर्सिटी वाले तो कुछ नहीं बोले, नहीं ऐसा आधिकारिक तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो लोग जो भी हो कोऑपरेट तो बराबर कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज सब लोग कोऑपरेट तो कर रहे हैं। आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिला, कौन इन्फॉर्मेशन दिया? और यहाँ से उसका भाई भी यहीं पढ़ता है, तो भाई ने फोन करके बोला कि ऐसा ऐसा है तो आप लोग तुरंत आ जाओ, लेकिन आधिकारिक ये नहीं बोला कि उसने नहीं उसका डेथ हो गया है, नहीं बोला।
नहीं, तुरंत आ जाओ हमको, बस यही बोला था। तो हम लोग और निकल पड़े उधर से। कब जानकारी मिला कि उनकी डेथ हुआ है? हाँ जी, कब जानकारी मिला आपको कि उनकी डेथ हुआ है? डे बिफोर यस्टरडे, परसों शाम को 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे ऐसा ही इन्फॉर्म हुआ था। तो अभी आप किसको रेस्पॉन्सिबल मानते हैं? हम एक को तो पकड़ा है इधर, नहीं अब अभी तक का इन्फॉर्मेशन से शायद उसी के कारण से होगा। नहीं, देखेंगे अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी पुलिस प्रशासन से भी फिर अभी बात करेंगे इसके पोस्टमार्टम के बाद। नहीं तो उसके बाद क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। नहीं, वो फॉरेंसिक में लेके गया लैपटॉप, मोबाइल, उसका डायरी सब लेके गया है फॉरेंसिक में। तो वो जो रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद ही मालूम हो जाएगी क्या है एक्चुअली में। अभी पोस्टमार्टम के बाद आप क्या डेड बॉडी लेके जाएंगे? नहीं, ऐसा है, लेके तो जाना ही है। नहीं, लेके तो जाना ही है, देखें क्या होता है। नहीं, प्रोसीडियर्स लंबा है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरा कंट्री लेके जाना है। ऐसा ही नहीं कि यहाँ से वहाँ लेके गए, नहीं, दूर है। सब पेपर वर्क सब बराबर करके आज हो सके तो आज, नहीं तो कल। इसलिए आपको कोई हेल्प मिल रहा है जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट? हेल्प तो हमको यहाँ हेल्प पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नहीं वो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी साथ हेल्प कर रहे हैं। सब गवर्नमेंट का ही तो है, पुलिस प्रशासन। यूनिवर्सिटी वाले लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। ये छोटी सी चीज नेपाल और जो स्टूडेंट है उन लोगों भी हानि कर रहे हैं, क्या भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी अभी नहीं है। ये जो बड़ी छोटी सी ऐसा है, छोटी सी घटना स्टूडेंट लोग को भगा रहा है, सुनने में आया है, कुछ मीडिया में देखे, ये हानि कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। चाइने के टाइम में आओ, नहीं जब कुछ हो गया तो जाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोग बाहर से आए हैं, यहाँ का नहीं है ना, बाहर से आए हैं, उसको जाने में तकलीफ कितना, नहीं स्टूडेंट लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उनकी बात पिता है, लेकिन और कोई फैमिली में आए? नहीं, वो लोग चाचा लोग हैं, चाचा लोग ये लोग हैं। अभी आपका क्या डिमांड क्या है? नहीं, डिमांड हम लोग का जस्टिस, ओनली जस्टिस, ये लोग अच्छे किए, नथिंग एल्स, बस जस्टिस। 1984 के एंटी सिख दंगे मामले में अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के लिए मौत की सज़ा की मांग की, जिन्हें दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक पिता पुत्र जोड़ी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। कुमार को 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। अतिरिक्त सरकारी वकील मनीष रावत ने निर्भया और अन्य मामलों के दिशा निर्देशों के आधार पर मौत की सज़ा की मांग की। विशेष न्यायाधीश कावरी बावेजा ने 21 फरवरी को सज़ा पर बहस के लिए मामले की सुनवाई तय की थी। वरिष्ठ वकील HS फुल्का भी दंगों के पीड़ितों की ओर से लिखित दलीलें पेश करेंगे। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤਰੁਣਦੀਪ ਨੂੰ ਔਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਚੀਕਾਂ ਚੰਗਾੜਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਊਗੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। देखते हैं कि सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ, इतनी उमंग जगाई है। जो हमारे दिल की इच्छा है शायद वो पूरी हो जाए। और जिस समय से लेकर आज तक हमारे बच्चे जूझ रहे हैं, दुखी हैं, दुख की घड़ी हम ही सहन कर रहे हैं। ना जिन्होंने मारा ना कोई वो कर रहे हैं, हम करें, हमारे बच्चे ही साथ दुख हंडा रहे हैं। और जो कांग्रेस सरकार थी तभी यदि हमें इंसाफ मिल जाता है तो आज तक शायद हम ये विचार ना करते, लेकिन हमारी उन्होंने एक भी सुनाई नहीं करी। एफआईआर पर ऊपर हमारे दर्ज नहीं हुए, एफआईआर हुए भी थे कहाँ चले गए। एक घर के सदस्य 4 सदस्य को कत्लेआम कराया गया, सरेआम कराया गया, सड़कों पे कराया गया, आग लगा दी, घरों को आग लगा दी, कोई बच्चा नहीं छोड़ा। तो इतना भी अगर इंसाफ है तो सरकार को सोचना चाहिए भाई इतना जलील इनको ना करें। हमारी ज़िंदगी मिट्टी में मिला दी, हमारे बच्चों ने कोई खुशी नहीं हंडाई, नहीं हमने हंडाई और आज तक हम रो ही रहे। इंसाफ देगा या भगवान दे रहा है या कोर्ट दे रहा है। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।